हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर 7 हम कराएंगे। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं तो उनके सिलेबस में चैप्टर 7 भी 2023 में आने वाला है, तो उनके लिए चैप्टर 7 में कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंतित ना हो, एक हफ्ते में चैप्टर 8 हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं बच्चों की, जो चैप्टर 8 है यहां से भाई क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए सीधा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से हम प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे। लेकिन फिलहाल बच्चों हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आज का जो लेक्चर है पूरा बेसिक पर है, और इस चैप्टर में हम बेसिक तो कराएंगे ही, साथ में मैक्सिमम यही कराएंगे कि भाई जो भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए उसी से रिलेटेड आपको हम करा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखते हैं भाई अध्याय का नाम ही है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है बच्चों, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में यदि बात की जाए कि डी ब्लॉक कहां रखा गया है, तो पहले हमारा एस ब्लॉक है, सही है। फिर बच्चों पी ब्लॉक है, इसके बाद डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक डी के बीच में ही है, लेकिन उसको अलग से 2 श्रेणी में बांटकर रख दिया गया है। तो जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के मध्य में है, और दोनों को जोड़ने का काम करता है, और इसी जोड़ने के कारण इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में है। ठीक है, यानी धन विद्युतीय तत्व इधर है, एस ब्लॉक पूरे धन विद्युतीय तत्व हैं, इसमें मुख्य रूप से ऋण विद्युतीय तत्व हैं, और ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 1 से लेकर 18 समूह है। ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा एस ब्लॉक है बच्चों। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। और बीच में 12 समूह जो है डी ब्लॉक के हैं। फिर आपका पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, जो कि 12 समूहों में उपस्थित होते हैं। मतलब यहां से 12 समूह का मतलब ये है कि यहां से हो जाएगा तीसरे से 12 तक, है ना। टोटल तो 10 ही समूह होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? एक बार फिर से थोड़ा सा मैं यहां पे चर्चा कर लेता हूं। 12 समूह तक है, 12 समूहों में नहीं भाई। टोटल 18 है, टोटल 18 समूह है। पहला और दूसरा समूह जो है वो एस है बच्चों। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो आपके 10 समूह 10 वर्ग हैं, ये डी ब्लॉक के हैं। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और फिर 18। तो यहां से बच्चों आपका इधर पी ब्लॉक है, इधर एस ब्लॉक है। तो 10 समूहों में डी ब्लॉक के तत्व हैं। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन साथ में लेकर चलूंगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों, क्या कारण है कि डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व कहलाता है? तो बच्चों डी ब्लॉक के तत्व गुणों में अत्यधिक विद्युत धनी एस ब्लॉक के तत्वों तथा विद्युत ऋणी पी ब्लॉक के तत्वों के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीचों बीच रहते हैं, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच संक्रमण का कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यही कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कॉपर, सिल्वर, सोना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, बहुत सारे हैं। लेकिन जो 40 एलिमेंट है डी ब्लॉक में, उनमें से 3 ऐसे धातु हैं, कॉपर, सिल्वर और सोना, जिन्हें सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। सिक्का धातु किसे बोलते हैं? कॉपर, सिल्वर और सोना। तो बच्चों ये बोला गया कि टोटल 10 खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 10 खाने बच्चों
इसमें 4 आवर्त है, डी ब्लॉक के 4 आवर्त हैं। ठीक है, मतलब 4 समूहों में इनको रखा गया है। उन समूहों का नाम क्रमशः कह दिया गया कि भैया 3D, 4D, 5D और 6D। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? कि ऐसे तत्वों जिनके वास्तविक रूप से समान रूप से पाए जाने वाले आक्सीकरण अवस्थाओं में उपांतिम कोष में आंशिक रूप से डी उपकोष हो या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करे, उसे हम संक्रमण तत्व कहेंगे या बच्चों डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो ये आपका 3D हो सकता है, 4D, 5D, 6D, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो 3D में प्रवेश करे, या तो 4D में प्रवेश करे, या तो 5D में प्रवेश करे, या तो 6D में प्रवेश करे, तो वो हमारा डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रृंखला में बांटा गया है, 4 श्रेणी में रखा गया है। वो श्रेणी कुछ इस प्रकार से बच्चों, पहला हमारा 3D संक्रमण श्रृंखला या प्रथम संक्रमण तत्व या श्रृंखला। ये जो है हमारा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम Sc होता है बच्चों, स्कैंडियम Sc और परमाणु क्रमांक 21, यहां से लेकर के जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक होता है। यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में चौथे आवर्त में है। अब मैं थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड लिया होता तो ऐसे मैं आपको आसानी से समझा देता, यहां पे समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों। कोई बात नहीं, आपकी दुआ और दया बनी रहेगी तो भविष्य में हम डिजिटल बोर्ड में लेकर बिल्कुल आएंगे और डिजिटल बोर्ड से हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए बच्चों अभी ऐसे ही चल रहा है, समझने की कोशिश करें। 3D संक्रमण श्रृंखला या प्रथम संक्रमण श्रृंखला जिसे बोलेंगे, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कहां प्रवेश करेंगे बच्चों? 3D में। आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे आपका स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, एक लाइन एक सांस में मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, मुझे याद भी है बच्चों। मैंने पहले भी याद किया था जब आपको नहीं पढ़ा रहा था। जैसे स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, स्कैंडियम है Sc21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ऐसे ही है। फिर 3s2 3p आपका कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, फिर 4s2, फिर इसके बाद 3d 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 कितना हो जाएगा? 10 2 12 12 6 18 18 2 20 1 21। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करे, इसलिए तो कहा जाता है इनके जो जितने भी आपको मतलब एलिमेंट दिख रहे हैं, इनके सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करेंगे? 3D में। जैसे 1 है, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नहीं है। ओके बच्चों, तो ये आपको एलिमेंट्स तैयार करना है कि 3D में कौन कौन से हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस चैप्टर के भले ही थोड़ा लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन बच्चों कोशिश यही करूंगा कि डीपली जितना हो सके आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल नहीं छूटने पाए। और इस समय पे जो क्लासेस दे रहा हूं, ठंडी का सीजन है और जम को सर्दी जुकाम में करा भैयो, है ना। तो अपने देसी भाषा में हम बोले तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम है और वीडियो को रोक रोक करके आपको पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों। लेकिन क्या करें यार, आप लोग पढ़ रहे हैं, बस मुझे इसी बात में खुशी है। यदि आप पढ़ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं 4D संक्रमण तत्व। ये जो हमारा स्टार्टअप है कहां से होता है? 39 से, इट्रियम से होता है और कैडमियम 48 तक के एलिमेंट है बच्चों। कैडमियम CD 10 तत्व इसमें भी है। अब इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4D में प्रवेश करेगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश कर रहा है तो आपका 3D ग्रुप का हो गया 10 एलिमेंट्स। ऐसे ही 4D संक्रमण श्रृंखला की बात करें, 4D में मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिलता जुलता ही रहेगा।
आपको बदलना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि अलग अलग हो जाए, ठीक है। जैसे पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कहा 3D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो 4D में प्रवेश करेगा 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और 5s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। जब हम 5D में पहुंचेंगे तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन 5D में और 6s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। जब 6D में पहुंचेंगे तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 7s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका समान सूत्र है 3D श्रृंखला का, ये समान सूत्र है 4D श्रृंखला का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समान सूत्र, ये 5D श्रृंखला और ये 6D श्रृंखला का समान सूत्र है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है कि भाई इस श्रृंखला का आप समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र लिखो। तो फिर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है ना, बनेगा। चलो, तो 10-10 एलिमेंट हर एक श्रेणी में है, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 4D हो, चाहे वो 5D हो, चाहे 6D हो। यहां पे जो 4D है बच्चों, इट्रियम से शुरू होता है, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक है, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 टोटल जो है कितने एलिमेंट्स है? टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 10 तत्व हैं बच्चों। किसमें? 4D संक्रमण श्रृंखला में। इसके बाद पहुंचते हैं 5D श्रृंखला में। 5D कहां से शुरू होता है? तो लेंथेनम से शुरू होता है, लेकिन बीच के तत्व गायब है। हाफनियम से मरकरी तक पाया जाता है, मतलब स्टार्टिंग तो लेंथेनम से ही हो जाता है, लेकिन बीच का 14 तत्व एफ ब्लॉक के हो जाते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद के 14 तत्व लेंथेनाइट के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें अलग रख दिया जाता है बच्चों। सेम ऐसे ही चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला यानी 6D में भी आप देखोगे कि एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को अलग रख दिया गया। इसलिए तो बोला था कि भाई S और P के बीच में D ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है और उन्हीं D ब्लॉक से ही 2 श्रृंखला बना करके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को F ब्लॉक में नीचे व्यवस्थित कर दिया गया। ये आधुनिक आवर्त सारणी की देन है। तो 5D श्रृंखला में 10 एलिमेंट है। लेंथेनम से शुरू होता है, किंतु लेंथेनम के बाद 14 तत्व लेंथेनाइड समूह अलग F ब्लॉक में चले गए हैं, इसलिए हाफनियम से शुरू होता है। लेंथेनम के बाद सीधे डायरेक्ट हाफनियम है 5D में, फिर टेंटेलम है, टंगस्टन, रेनियम है, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी है। ये आपके बच्चों 5D के एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद 6D में चलते हैं, तो यह एक्टिनियम से शुरू होता है, फिर बीच के 14 तत्व गायब हैं, फिर ये रदरफोर्डियम से शुरू होता है, ठीक है, फिर डबनियम हो गया, सिबोर्जियम हो गया, बोरियम हो गया, ठीक है, हैस्बियम हो गया, मेटेरियम हो गया, डमस्ट्रेडियम हो गया, रोंडजीनियम हो गया, कॉपरनीशियम हो गया। एलिमेंट चाहो तो आप याद भी कर सकते हैं, और यदि आपको एलिमेंट्स तैयार नहीं करना है बच्चों तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज है, क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि क्रोमियम और कॉपर, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, यहां पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, यही तो होता है ना। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s में 2 स्कैंडियम में। तो यहां से यहां तक जो बच्चों 18 एलिमेंट आर्गन के हैं। आर्गन का हो गया 3d1, 4s2, ठीक है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तैयार करना है। ये आर्गन क्यों लिखा है, ये सबके मन में डाउट है कि आर्गन क्यों है भैया। आर्गन का मतलब 18 परमाणु क्रमांक तक, इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर केवल हम आर्गन लिख देते हैं, आर्गन लिख देते हैं सिंपल तरीके से। तो 3d1, 4s2 हो जाता है। इसके बाद टाइटेनियम में 22 आ गया तो D में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बेरेडियम में 23 तो D में और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। क्रोमियम में 24 तो D में एक और इलेक्ट्रॉन, तो 4 होना चाहिए लेकिन 5 है।
क्योंकि S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, क्योंकि ये स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्रोमियम और कॉपर का बाद मैंने कराया, आप लोग सर्च कर लेना कि कोई भी कक्षक या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा तो अधिक स्थायी होता है। स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जो 3D है वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, ठीक है। इसमें 3D 4 ही होना चाहिए, लेकिन 5 हो गया क्योंकि यहां से ले लिया। इसमें 3D 5 है तो 5 ही है, 6 है तो 6, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर यहां पे 9 ना होकर 10 हो जाता है। वही स्थिति फिर से यहां पर पैदा हो रहा है कि स्थायी विन्यास के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3D 10 हो जाता है। तो ये अपवाद से आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार अगला जो श्रेणी है हमारा ये 4D का है बच्चों, 4D का है। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ये आपका 4D श्रृंखला का है। तो ये क्रिप्टान से लेकर चला हमने, क्रिप्टान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे हम बात करेंगे इनकी मतलब मुख्य रूप से रासायनिक गुण के बारे में, और इनके बारे में मतलब एक प्रकार से भौतिक गुण पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भौतिक गुण से जैसे संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं, धात्विक प्रकृति, उत्प्रेरकीय प्रकृति, तो किस प्रकार से रंगीन आयन का बनना, किस प्रकार से ये संभव हो सकता है, तो इस पर हम क्रम से आपके पास वीडियो लाएंगे। बस आप लोगों का एक ही चीज होना चाहिए भाई, सपोर्टेबल है ना प्लीज, यानी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लास्ट में कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जितना फैलाओगे बच्चों उतना ही हमारा हेल्प हो सकेगा और आपके लिए हम उतना ही हेल्प कर सकेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।